तो अब हम इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। समझ रहे हो? मतलब बात समझ में आती है। अगर फोर्स की वैल्यू एयर और वैक्यूम के अलावा किसी और मीडियम में बनानी हो तो फिर ऐसी स्थिति में क्या होगा? सिंपल सी बात है। देखिए यहाँ पर तो अगला जो टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर ही आधारित है। सिंपल सी बात है, बट वी आर स्टडिंग हियर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट dielectric constant and relative permittivity एप्सिलॉन आर से दर्शाती, इसको के से दर्शाती। ये टॉपिक केवल इसलिए पढ़ रहे हैं कि अगर दो चार्जेस को एयर और वैक्यूम के अलावा किसी और मीडियम में रख देंगे तो व्हाट विल बी द न्यू फोर्स, isn't it? तो सबसे पहले वी हैव टू चार्जेस, please let the distance r, yes or no, isn't it? Yes or no? ठीक है। Now these charges firstly placed in air or vacuum, then what will happen by Coulomb's law? ठीक है। Yes, tell me Divyansh, the force in air or vacuum is what? 1/4 pi q1 q2 upon, these are the magnitude of two charges, and epsilon 0 is the permittivity of air or vacuum, isn't it? This is equation number 1. Now these two charges placed in ready आना चाहिए। अब तो आ गई बात समझ में? ठीक है। in another medium, जय माता दी, let's rock, isn't it? Yes or no? Yes sir. Okay, publish. Okay, so now what will happen in another medium, f medium, ठीक है, any medium, maybe any medium, the force will be ना तो q1 बदला ना q2 बदली ना डिस्टेंस बदली, लेकिन फोर्स बदल गया। क्यों बदल गया? क्योंकि एयर कांस्टेंट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन, एंड व्हाट इज एप्सिलॉन? परमिटिविटी ऑफ अनदर मीडियम। अलग अलग मीडियम की परमिटिविटी की वैल्यू, दोनों को आपको कंपेयर करना है, तो आप इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड कर दीजिए। तो व्हाट विल हैपन? एफ मीडियम कोई सा भी अपॉन एफ एयर और वैक्यूम, ठीक है, इसको इससे डिवाइड करोगे, देखो सब अल्लाह मियां को प्यारे हो जाएंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। इसलिए गाइस यस और नो? 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएंगे, q1 q2 से कैंसिल हो जाएंगे, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा? न्यूमरेटर बन जाएगा, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन एफ मीडियम किया है, सॉरी एफ एयर लेना है, थोड़ी सी गलती हो गई, एफ एयर अपॉन एफ मीडियम, ठीक है। आप फर्स्ट को ही सेकंड से डिवाइड करो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एप्सिलॉन 0 और ये एप्सिलॉन, डिनोमिनेटर ये हो गया एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिंपल सी बात है, तो हम समझ गए दिस इज द परमिटिविटी ऑफ another medium, this is the permittivity of, इनके रेशियो को कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी। अलग अलग मीडियम के लिए इसकी वैल्यू, देखो मैं साक्षी सीधी सादी बात बताऊं, जैसे आप एयर और वैक्यूम में अगर फोर्स लिखती तो क्या लिखती हैं आप, और आप लोग लिखते तो क्या लिखते? F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन, अब मीडियम जब बदलता तो इस एप्सिलॉन नॉट की जगह ध्रुव कौन आ जाता? विनय कौन आ जाता? एप्सिलॉन आ जाता। तो आप यहाँ से एप्सिलॉन की वैल्यू निकाल दो, तो एप्सिलॉन की वैल्यू क्या हो जाएगी? k इंटू एप्सिलॉन 0। मतलब अगर एयर और वैक्यूम की परमिटिविटी में डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का क्या कर दिया जाए? मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो कौन सा वाला फोर्स आ जाएगा? नया वाला फोर्स आ जाएगा। मतलब नया वाला मतलब नए मीडियम वाला विल बी इक्वल टू एयर वाला अपॉन डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। समझ गए? सीधी सादी बात है। एयर और वैक्यूम के अलावा चार्जेस को अगर आप दूसरे मीडियम में रखोगे, हेलो, तो फोर्स की वैल्यू हमेशा घटेगी कि बढ़ेगी? गधा भी कह देगा डिनोमिनेटर में कोई चीज जा रही है तो फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी?
बोलो यार, घटेगी, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से आप बेटा क्या कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई ये दो चार्ज रखे हुए हैं एयर और वैक्यूम में, और इनके बीच में फोर्स लग रहा है कितने न्यूटन का, 10 न्यूटन का। अब आपने नए मीडियम में रखा, मैंने कहा जब अलग अलग मीडियम की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू अलग अलग होती है। अब मैंने नए मीडियम में रखा जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 है, तो वो कहता है नया वाला फोर्स कितना हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला निकल के आ गया। अरे भैया जी पुराना ही वाला तो है, कह दो हाँ, एयर वाला कितना दिख रहा है 10, और 10 को हम काय से डिवाइड कर रहे हैं, 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो आंसर कितना आ गया, बड़ा की घटा। क्लियर हो गया कि एयर और वैक्यूम के अलावा अगर आप दो चार्जेस को किसी और मीडियम में रखते हो तो फोर्स की वैल्यू हमेशा कम हो जाती है। मैंने एक टेबल को भी मेंटेन करवाया है, जैसे एयर और वैक्यूम में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 1 होती है, वाटर में कुछ और होती है, ग्लास में कुछ और होती है, केरोसिन में कुछ और होती है, ऐसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू अलग अलग मीडियम्स के लिए अलग अलग होती है। बोलो बेटा, सरल सी बात है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू ये आ गई, वाटर के लिए एयर और वैक्यूम के लिए 1, मैं लिख देता हूँ। कैन आई रब दिस? यस, ओके, ठीक है, लिख ही देता हूँ ना, जिससे आपको क्लियर हो जाए। सरल सी बात है। अलग ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये टॉपिक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्यों पढ़ा? ताकि हम फोर्स की वैल्यू किसी दूसरे मीडियम में निकाल सकें। समझ गए? जैसे मैं आपको बताता हूँ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू, ठीक है, सिंपल सी बात है, ठीक है। एयर और वैक्यूम के लिए यहाँ मीडियम ले लिया और यहाँ के ले लिया, सिंपल सी बात है। एयर के लिए कितनी होती है, एयर और वैक्यूम के लिए 1 होती है। वाटर के लिए इसकी वैल्यू कितनी होती है, 80 होती है, सिंपल सी बात है, ठीक है। मेटल के लिए, मेटल अगर चार्जेस के बीच में कोई मेटल रख दें तो मेटल के लिए इसकी वैल्यू होती है इनफाइनाइट। आईआईटी का प्रश्न आ रहा है, सीपीएमटी का प्रश्न आ रहा है, और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आ रहा है यहीं से, मैं बताता हूँ आपको। चौथी बात, तीसरी बात, ग्लास में इसकी वैल्यू होती है 5.10। कांच के लिए डाइलेक्ट्रिक अगर चार्जेस के बीच में ग्लास रख दें, अरे आ रही है कि नहीं आ रही बात समझ में? ठीक है, ग्लास के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, 5.10, ठीक है। और सुन लीजिए, ग्लिसरीन के लिए इसकी वैल्यू होती है 4.3, ठीक है। वैक्स के लिए 2.3, एबोनाइट के लिए 2.8, और केरोसिन के लिए इसकी वैल्यू होती है 2। अब सुनो एक बहुत प्यारा क्वेश्चन, मैं आपको एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बताता हूँ। जैसे ये दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, कह दो मुझसे हाँ, ये कहाँ रखे हुए हैं, एयर और वैक्यूम में रखे हुए हैं, ठीक है। मेरा प्रश्न है, आप में से जो समझ में आए वो हाथ उठाए। एयर और वैक्यूम में इनके बीच में फोर्स की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R²। अब हमने क्या किया, इनके बीच में मेटल रख दिया। तो मेरा प्रश्न है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ न्यू? एनीबॉडी ऑफ दिस क्लास? इनफाइनाइट। और सोच लो, फॉर्मूला बताएगा, नया वाला फोर्स इज इक्वल टू F एयर और वैक्यूम डिवाइडेड बाय K की वैल्यू मेटल के लिए कितनी होती है, आप इधर इनफाइनाइट रखो, तो नया वाला फोर्स पुराना वाला फोर्स अपॉन इनफाइनाइट, एनी नंबर डिवाइडेड बाय इनफाइनाइट, कितना इनफाइनाइट आता है, अरे दोस्तों 0 आता है। The force will be 0। ऑप्शन 4 दिए थे, आईआईटी में आया था। पहला ऑप्शन इनफाइनाइट, दूसरा ऑप्शन 0, तीसरा ऑप्शन 1 और चौथा ऑप्शन नन ऑफ देम। तुम तो कुछ भी लगाया होगी, इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट। नए वाले फोर्स की वैल्यू पुराने वाले फोर्स के 1/k टाइम्स होती है, और किसी को इनफाइनाइट से डिवाइड करोगे तो कितना है, देख लो न्यूमेरिकल सॉल्व हो रहे हैं। 12th का स्तर बहुत शानदार होता है मेरा, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? 11th की तरह नहीं होता। आ रही है बात समझ में? और मैं आपको कंपटीशन भी टच करवा दूंगा, आप कहोगे मजा आ गया, सिंपल सी बात है। तो फोर्स टॉपिक कंप्लीट हो गया, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी कंप्लीट हो गया। अगर डेफिनेशन आ जाए, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी? सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट विल बी द रेशियो ऑफ, व्हाट इज द रेशियो, दीपेश? What is the ratio? Dielectric constant or relative permittivity is the ratio of another medium to the permittivity of
Very nice. Another medium की permittivity will become K times of air or vacuum. And what is K? और अलग अलग मीडियम के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू जय माता दी. These are the problems based on electrostatic force of attraction or repulsion or Coulomb's law. Another numerical देखिए. Can I have this? This much you are getting? Very nice. देखिए अब मैं आपको एक क्वेश्चन ऐसे ही पूछ रहा हूँ कि suppose that two charges are placed in air or vacuum and now Q1 Q2 placed at a distance are placed in air or vacuum experience the force F1, isn't it? Now the position of two charges will become interchange. Then what will be the ratio of new force to the older force? अरे भैया Q1 और Q2 कोई दो चार्ज हैं, दोनों एक दूसरे से r दूरी पर रखे हुए हैं. अब वो कह रहा है Q2 के स्थान पर Q1 पहुंच जाए सार्थक और Q1 के स्थान पर Q2 पहुंच जाए, तो नया वाला फोर्स पुराने वाले फोर्स में क्या अंतर होगा या फिर इनका रेशो क्या होगा? हेलो, कोई अंतर अरे मेरे भैया के Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है, या फिर 9 × 10 की पावर 9. और अब क्या कर दिया, ठीक है, 9 × 10 की पावर 9 Q2 Q1 अपॉन r स्क्वायर. द रेशो विल बी 1:. नहीं आई बात समझ में? धन्यवाद. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंप्लीट हुआ.